अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स कहानी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक एंड कमेंट्स के थ्रू आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं जिस्मो जहाँ पर सख्ता तारी कट्टी अपनी नौयत की चौंका देने वाली कहानी भूत बंगला पार्ट 4। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और ड्रेसिंग टेबल को हैरत भरी नजरों से घूरने लगा। कमरे में इसके अलावा और किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। फिर गेंद दोबारा किसने फेंकी, इसके सवाल ने इसके जिस्म पर थरथरी पैदा कर दी। मिस्टर बीन चर्च के गेट पर खड़ा था। रात के वाकये से उसे जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया था। अगरचा वो एक तोहमत परस्त इंसान नहीं था, मगर रात के वाकये को नजरअंदाज करना भी उसके बस में नहीं था। इसलिए उसने शहर जाकर चर्च से मदद लेने का फैसला किया, जिसके नतीजे में अब उसके साथ एक पादरी खड़ा था। मिस्टर बीन ने इशारे से उसे अंदर चलने को कहा तो पादरी ने हाथ उठाकर उससे कुछ भी कहने से मना कर दिया। पादरी ने जेब से रेत से भरी थैली निकाली और चाकू की मदद से इसमें सुराख किया तो रेत उसमें से गिरने लगी। पादरी हाथ में थैली लटकाए एक जानिब से दूसरी जानिब चल पड़ा तो मिस्टर बीन भी उसके साथ चलने लगा। रेत थैली से मुसलसल जमीन पर गिर रही थी, जबकि पादरी आंखें बंद किए चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर बीन को एहसास हुआ कि दरअसल पादरी बंगले के गिर्द घूम रहा था। फिर घूमते घूमते उसी जगह पर जा पहुंचा जहां से वो चले थे। इस तरह बंगले के गिर्द रेत का दायरा बन गया और इसके साथ ही पादरी ने आंखें खोल दी। बस मैंने जो करना था वो हो गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो इतना ही फिक्रमंद होता जितना कि तुम हो। मगर बाज मामलात पर हम इंसान कुदरत के सामने बेबस होते हैं और ये मामलात भी उन्हीं में से एक है। आज की रात खामोश रहो और देखो, अगर रात आराम से कट जाए तो समझ जाना रात का वाकया तुम्हारा वहम था और उसे भूल जाना। लेकिन अगर रात को कुछ देखो तो फिर क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे। पादरी ने कहा तो उसने जेब से पर्ची निकाली और उस पर लिखकर पादरी के हवाले कर दी। पादरी ने उसे पढ़ा और बोला, मैं नहीं जानता कि रात को तुम क्या देखोगे और किस हद तक देखोगे। बस ऊपर वाले से दुआ करना कि तुम कुछ ना देखो और रात आराम से कट जाए, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। पादरी ने कहा और उसका कंधा थपथपाकर चल पड़ा, जबकि मिस्टर बीन गेट पर खड़ा होकर गौर से बंगले को देखने लगा। जैसे ही शाम हुई, बीन ने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। सर्दी की शिद्दत के पेशे नजर बीन ने अपर पहन रखा था, जिसकी कैप उसके सर पर रख ली और एक कोने में पड़ी हॉकी उठा ली और किसी अनहोनी होने का इंतजार करने लगा। हालांकि हॉकी उठाना एक बचकाना फेल लग रहा था, मगर हॉकी के हाथ में उठाने से उसे किसी कदर तहफ्फुज का एहसास हो रहा था। चारों जानिब पुरहोल सन्नाटा छाया हुआ था। यूं ही बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई और वो वहीं कुर्सी पर सो गया। अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा तो घड़ी पर 12 बज चुके थे। उसने हाथों की मदद से अपनी आंखों को सहलाया। अचानक से बाहर गैलरी में बॉल के जमीन पर लगने और उसे कैच करने की आवाज सुनाई दी तो वो फौरन खड़ा हो गया और उसने हॉकी पर गिरफ्त मजबूत कर ली और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ पहुंचा। बॉल के जमीन पर लग के उछलने की आवाज बदस्तूर आ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर खौफ को दूर भगाकर इंतहाई फैसला किया और एकदम दरवाजा खोला तो उसने देखा गैलरी सुनसान थी और बॉल के उछलने की आवाज भी बंद हो गई थी। उसने इर्द गिर्द देखा तो चंद कदमों के फासले पर उसे बॉल पड़ी हुई नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बॉल के करीब पहुंचा और फिर इर्द गिर्द देखकर बॉल उठाने के लिए जैसे ही झुका तो बॉल खुद ब खुद चलती हुई चंद कदमों के आगे जाके रुक गई। ये मंजर देखकर बीन के शदीद सर्दी होने के बावजूद पसीने छूट गए। गैलरी में अभी भी दूर दूर तक किसी का नामो निशान न था, मगर इसकी छठी हिस्स बार बार कह रही थी कि इसके अलावा भी वहाँ कोई मौजूद है जो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। वो हॉकी सर के बराबर बुलंद करके इर्द गिर्द चौकन्नी नजरों से देखते हुए बॉल की जानिब बढ़ा, मगर दूसरे ही लम्हे उसे दहशत के मारे रुकना पड़ा, क्योंकि उसने जूं ही बॉल की जानिब कदम बढ़ाए थे बॉल चलती हुई उससे इतना ही दूर हो गई। ये देखकर बीन की रही सही कसर भी निकल गई। अब उसे अपने जिस्म में बाकायदा कपकपी महसूस होने लगी। उसने थूक निगल के एक बार फिर हिम्मत करके गेंद की जानिब कदम बढ़ाए तो गेंद एक बार फिर चल के उससे इतना ही दूर हो गई। ये देख के बीन एक बार फिर दिल थाम कर रह गया और फिर उसने दिल ही दिल में एक इंतहाई फैसला कर लिया और बॉल को पकड़ने के लिए जोरदार दौड़ पड़ा। जैसे ही बॉल की जानिब लपका, बॉल में जैसे जान पैदा हो गई। इतनी ही तेज रफ्तारी से चल पड़ी जितनी तेज रफ्तारी से बीन दौड़ रहा था। गैलरी के इख्तिताम पर सीढ़ियां थीं जो निचली मंजिल की तरफ जाती थी। बॉल अब सीढ़ियों पर से उछलती हुई नीचे की जानिब जा रही थी और बीन भी उसके पीछे तेजी से सीढ़ी फलांगता हुआ नीचे उतर रहा था, मगर बॉल भी पूरी स्पीड से दौड़े जा रही थी। सीढ़ी खत्म हुई तो गेंद एकदम रुक गई। बीन जो अपनी झोंक में तेजी से सीढ़ी उतरता नीचे आ रहा था, यूं एक कदम अपने आप को रोक ना पाया। उसका पांव गेंद के ऊपर पड़ा और तवाजुन बरकरार ना रख पाया और धड़म से कमर के बल
بل گرا اور اس کا سیڑھی سے سر ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیل گیا۔ بین کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سورج کافی چڑھ چکا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں زمین پر پڑا تھا جس پوزیشن میں وہ رات کو گرا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا تو اسے اپنے ہاتھ پر کوئی سیال چیز محسوس ہوئی۔ اس نے غور کیا تو اس کا ہاتھ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کے ارد گرد دیکھا تو اسے زمین پر پڑا کافی خون نظر آیا۔ پھر جب اس نے ہاتھ اپنے سر کے پچھلے حصے پر لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا سر سیڑھیوں پر لگا ہوگا تو خون بہا ہوگا۔ یہ کافی گہرا زخم تھا مگر اب اس سے خون آنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ خون خود بخود آنا بند ہو گیا، ورنہ خون اگر اسی طرح بہتا رہتا تو شاید ابھی تک اس کی موت بھی واقع ہو چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری آئی۔